चलो देखो, थोड़ा क्वालिटी जो है कम रहेगा, लाइट तो है नहीं और बारिश भी हो रही है। इतनी भी बारिश नहीं है कि विद्यार्थी पढ़ने ना आ सके। तो तुम लोग आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। क्लास ले रहे हैं तब बायोलॉजी का लेक्चर 12 स्टार्ट करते हैं। जो नहीं आया है वो क्या है? खतरनाक आलसी है। कैसा आलसी? खतरनाक आलसी। आइए, आज हम लोग जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम है, यानी कि चैप्टर का नाम है अब इसका, ए बैठो नीचे में। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में हम घर से निकल आए, बोतल भी उठा लाए। अभी जिंदा हो तो जी लेने दो, जी लेने दो, भर बरसात में पी लेने दो। स्पेनिश स्पेनिश एक तरह की रेस्पिरेशन मतलब श्वसन की बात कर रहे हैं। रेस्पिरेशन श्वसन क्या पढ़ने जा रहे हो आज? श्वसन। सांस चल रहा है, देखो तुम्हारा जिंदा हो। ठीक है, तुम लोग का सांस चल रहा है ना, इसका मतलब तुम जिंदा हो। अब श्वसन पढ़ने वाले हो तो इसका मतलब समझो। श्वसन जो है, श्वसन का मतलब सांस लेना सिर्फ नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। अब जो हम श्वसन पढ़ने जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि समझना कि सांस लेना है। श्वसन एक जटिल जैविक प्रक्रिया है जिसमें हमारे भोजन जो है, भोजन जैसे कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीजन के फलस्वरूप ऊर्जा को मुक्त करता है। एक जैविक जटिल रासायनिक प्रक्रम है, रासायनिक प्रक्रिया है ये, जिसमें कार्बनिक पदार्थों, यानी जो हम खाते हैं कार्बनिक पदार्थ नहीं खाते हैं, कार्बन जिसमें मौजूद होता है, तो कार्बनिक पदार्थों के चरणबद्ध ऑक्सीजन के, यानी कि एक कतार तरीके से, यानी एक सिस्टम से ऑक्सीजन के फलस्वरूप, जब ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं उसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। क्या बनता है? जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है अंदर में। श्वसन कहलाता है ये प्रक्रिया। इसको अपचायक क्रिया भी कहा जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए बताओ? श्वसन क्या है? श्वसन क्या है? क्या होना चाहिए पहला क्वेश्चन? श्वसन क्या है? तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन होगा श्वसन। श्वसन क्या है? श्वसन क्या है? ये एक ऐसा मार्कर है जिसमें हमको इंक भरना बार बार नहीं पड़ेगा। इंक पूरा खत्म हो जाएगा तब एक बार भरेंगे, यानी कि 2-4-5 दिन इंक अपने भरना है इसमें। श्वसन क्या है? व्हाट इज एस्पिरेशन, या इसको हम अपचायक भी बोलते हैं, तो लिख देते हैं या अपचायक, या अपचायक क्रिया क्या है? अपचायक क्रिया क्या है? ये प्रश्न है आज का। मोती और वो जो क्या है ना, रखो, पढ़ाई कर लो, ये सब बाद में करना, पढ़ाई कर लो। कल क्या बताए थे? पढ़ लिख, अभी अभी तो 500 रुपया महीना रोज दे देगा कोई, अगर पढ़ लिख लोगे 1000 रुपया दे देगा। अभी जाओगे कहीं मजदूरी करके कमाने तो 15,000 टका महीना कमाओगे, जब पढ़ लिख लोगे तो 50,000 टका महीना कमाओगे, तो क्या मतलब? अब ये शुरू कर दोगे कि पढ़ लिख कर, हाँ काम करना है तो पढ़ लिख लो पहले, उस काम करने के लायक बन जाओ। ठीक है, काम करने के लायक बन जाइए। चलो समझोगे अब? श्वसन को समझोगे? एक
देखो मैं शुरू से समझाता हूँ। भोजन का पाचन हो गया, पाचन हुआ ना, भोजन का पाचन हो गया। पाचन के बाद जो पचा हुआ भोजन है, पचा हुआ जो भोजन है वो अवशोषित होकर जीव के शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंचता है। क्या होकर? अवशोषित होकर। सर अवशोषित क्या है? देखो भोजन कर लिया, भोजन के बाद एक भोजन वो जो पच चुका, एक जो नहीं पचा, उसको तो खैर जो नहीं पचता है उसको हम लोग जो है, पचने का मतलब समझ रहे हो, उसमें जो जो चीज कामयाब चीज था उसको मैंने निकाल कर अपने बॉडी में यूज कर लिया। अब बाकी का जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा उसको क्या करते हैं, जाकर निकाल देते हैं, करते हैं नहीं, वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल देते हैं। तो वो पाचन कहलाया। जैसे उससे प्रोटीन को मैंने एब्जॉर्ब मतलब हमारे जो मौजूद कोशिका है कोशिका जब देखता है कि भोजन इतना दूर से आया, मुख से, अमाशय से, ग्रहणी से, छोटी आंत, बड़ी आंत से, जब देखा कि इतना सारा प्रोसेस करते हुए आया है भोजन, तो ये कोशिका ये देखता है कि अब बना क्या क्या है। ग्लूकोज बना है, फ्रुक्टोज बना है, और हमारे प्रोटीन से कुछ चीजें बनी है, ठीक है, एमिनो अम्ल बना है, जो भी चीजें बना है, तो उस कोशिका क्या करता है, उन सभी पचा हुआ चीज, जो पचने का मतलब जो चीजें नई चीजें तैयार हुई हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल, उसको कोशिका लेकर पूरे बॉडी में दौड़ता है, जाता है पूरे बॉडी में, जहां जहां जरूरत है जिन चीजों का, वह फिट कर देता है उसको। तो अब भोजन, अब पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर जीव के सभी कोशिका में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? जीव के सभी को। हाँ, जीव के सभी कोशिका में पहुंचता है, ठीक। वहां ऊर्जादायक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। अब समझना, जो पचा हुआ भोजन है उसमें जो ऊर्जा वाला चीज है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, उसका होता है ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब हो गया उसमें जो एनर्जी है हमारे शरीर की कोशिका उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करके जहां जहां जरूरी है बॉडी में वहां वहां पहुंचा देता है उसको। ये है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है हमारी बॉडी में, ठीक। यह ऊर्जा सभी जैव प्रक्रमों को संचालित करती है। यह ऊर्जा सभी जैव प्रक्रमों को क्या करता है? संचालित। अब जैव प्रक्रम मतलब शरीर में जो भी प्रक्रम हो रहा है, हम ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हैं, क्या है? जैव प्रक्रम बोल रहे हैं, जैव प्रक्रम जो भी काम कर रहे हैं वो प्रक्रम मतलब क्या? प्रक्रिया जो हम कर रहे हैं, जीवों को जिंदा रहने के लिए जो चीजें करना पड़ता है वो सब क्या है? जैव प्रक्रम में आता है। हमको जिंदा रहने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है? खाना पड़ता है, उसको पोषण जरूरी है। खाना खाकर उसको शरीर में लगाना, टहलना, बुलना, पानी पीना, ये करना, वो करना, बहुत चीजें करना, सब पोषण में आता है। तो हमारे जैव प्रक्रिया में कहलाता है। हमारे सारे जैविक प्रक्रियाओं में जो भी हम करते हैं उसमें हेल्प करता है वो हमको। भोजन के अणुओं में बंधन ऊर्जा को मुक्त करके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अणुओं में संचित करना श्वसन कहलाता है। यहाँ हम श्वसन को और अधिक रूप से समझेंगे। अब हम कुछ परिभाषा इसका लिखाने जा रहे हैं। लिखो श्वसन वह जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन वह जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के बाद ऊर्जा मुक्त होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, कोमा श्वसन या अपचायक क्रिया कहलाता है।
इसी को श्वसन भी कहते हैं या अपचायक क्रिया भी कहते हैं, ध्यान रखना, श्वसन या अपचायक क्रिया कहलाता है। चलिए बहुत अच्छा, यहां तक लिख लिया होगा। श्वसन या अपचायक क्रिया, जैसे देखो देखो एग्जाम्पल में देखो, ये क्या है, ग्लूकोज है, ये क्या है C6H12O6, ये ग्लूकोज है। अब देखो ग्लूकोज जो है इसका निर्माण किससे हुआ था। अब ये ग्लूकोज सबसे पहले हमारे, अच्छा याद करो तुम्हारी बॉडी में ग्लूकोज बना था, ग्लूकोज बना था कि नहीं बना था, ग्लूकोज बना था ना, लास्ट स्टेप में ग्लूकोज बना था ना। अब वो जो ग्लूकोज बना उसका ऑक्सीकरण जब होगा तो वो दो भागों में टूटेगा, एक तो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड अभी जस्ट लिखा है, और एक जल H2O जल है। अच्छा देखो तुम्हारा जो ग्लूकोज है उसमें 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं। तो जब ये टूटता है तो ऑक्सीकरण के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का 6 अणु बनता है, देख लो आगे में 6 है, तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का 6 अणु और जल का भी 6 गो अणु बन के तैयार होता है। अब प्लस में मुक्त होता है क्या चीज, तो ऊर्जा मुक्त होता है, इसी से ऊर्जा मिलता है हमको। कितना ऊर्जा मुक्त होती है, तुमको अभी सांस लेना बंद कर देंगे तो जिंदा रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर बंद करो, तुमने ऑक्सीजन ले लिया, अब बंद कर दिए नाक, छोड़ना भी था उसको, इसे उसको छोड़ना भी जरूरी है। तो ये सब ऊर्जा का ही भाग है। तो ऊर्जा जो मुक्त होता है कितना, 2.830 किलो जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो इतना किलो ऊर्जा जो है इससे मुक्त होता है, एक किससे, सिर्फ एक तुम्हारा ग्लूकोज के अणु से, एक ग्लूकोज अणु से इतना ऊर्जा मुक्त होता है हमारी बॉडी के। लिख लिया, बालक शब्द रूप आगे वाला लिख, हाँ हाँ समझा, इसको एग्जाम्पल लिख लो, हेडिंग आगे देना है श्वसन के प्रकार। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन के प्रकार। रेस्पिरेशन लिखो, श्वसन को दो भागों में बांटा गया है, नीचे लिखो, श्वसन को दो भागों में बांटा गया है। पहला लिखना है, गला बैठ गया है लेकिन लगता है कि पानी पिए, आज तो चाय भी नहीं है पिए हैं। अनोक्सी श्वसन नंबर 2, अनोक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन। देखो अनोक्सी श्वसन जो है ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है, अवायवीय, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ठीक है। पहला नंबर लिखो कि अनोक्सी श्वसन क्या है। पहला लिखो अनोक्सी श्वसन, जिसको कि अवायवीय श्वसन बोलते हैं, क्या है अनोक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन क्या है। बहुत बढ़िया बारिश हो रही है लेकिन टिप 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 टिप, रात भर हम सोए रह गए इस बारिश में। ऐसा ही बारिश शुरू हो गया था कब, 12 जिसमें बजने वाला था उसी समय हम भी एकदम जाजिम ओढ़ के देखते रहो बारिश कितना देता है, सोए रह गए, उठवे नहीं करेंगे।
अब जब तकिया सब भीग गया तब उठना पड़ गया लास्ट में, तब चले गए रूम। अच्छा, इस मौसम में खाने में क्या मजा आता है बताओ ईशान? चाय पकौड़ी। चलो, उसका कहना है पकोड़ा, तुम्हारा क्या कहना है? चाय और पकौड़ा। चाय और पकौड़ा। बोलो कचरी। कचौड़ी। इस मौसम में खाने में क्या बढ़िया लगेगा? बकरी। राम राम। इस मौसम में खाने में अगर कुछ बढ़िया लगेगा ना तो वह है कहीं बढ़िया से ठंडा जगह, एकांत जगह पे अपने कुछ मित्रों के साथ बैठ जाओ, अच्छे से चाय बनाओ, मैगी बनाओ, मस्ती से खाओ, बैठ के एकांतिक वार्तालाप में अच्छा लगता है। मैगी नहीं, सिर्फ पकौड़ा। पकोड़ा भी वैसे ठीक लगता है, लेकिन बैगन पकोड़ा या कद्दू पकोड़ा बेसन का मस्त लगता है। नहीं तो बढ़िया से दाल भात तरकारी पकड़ के सुरख लो, जाके सो जाओ। आसमान गरज रहा है, इसका मतलब बारिश और होगी। अगर बारिश तेज हुई तुम लोग घर कैसे जाओगे? रात में सपना में हम देखे कि जो है कुसुम, ये बारिश तेज हो रही है, इसके भाई आए लेने के लिए, तो इनको बाइक से आए हैं, वहां से चिल्ला रहे हैं, तब हम छुट्टी दिए तब ये गई। बताओ, कहीं वही तो अभी नहीं होने वाला है, बारिश होगी कहीं लेने आ जाएंगे। देखना सही में रात में सपना में देखते हैं। अब बच्चा लोग भी था, तुम दोनों तो नहीं थी, तुम लोग पहले चली गई थी क्या? चलो लिखा, अनोक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन क्या है? लिख लिया? चलो लिख लिखो। लिया था। अब समझो ये क्या है। इसको देह एनारोबिक निकलते। रिसेप्शन बोलते हैं, रेस्पिरेशन। कभी कभी ऑक्सीजन के अभाव में, ध्यान देना, सुनो पहले भी लिखना नहीं है, कभी कभी ऑक्सीजन के अभाव में भी श्वसन क्रिया होती है। मतलब कभी कभी क्या होता है, ऑक्सीजन के अभाव में, जब तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उस समय भी श्वसन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का केवल आंशिक निम्नीकरण होने से बहुत कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ग्लूकोज से, किससे? ग्लूकोज से। ग्लूकोज से। इसे अनोक्सी श्वसन कहते हैं। अनोक्सी श्वसन में ग्लूकोज पहले पाइरुवेट अम्ल में टूटता है। अनोक्सी श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज पहले टूटता है किसमें? पाइरुवेट अम्ल में। और पाइरुवेट अम्ल इधर, और पाइरुवेट अम्ल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ध्यान देना, पाइरुवेट अम्ल जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऊर्जा में निम्नीकृत हो जाता है, मतलब बदल जाता है। एक मिनट थोड़ा सा इस पेशेंट को देख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम बोलो। सर ये आकार है कि आकार है? ये आकार है कहाँ पे? ये बाल। ये बाल कय मतलब अय का है, अय अभिसर्ग, अय मतलब दो गोलक के ऊपर पे, दो गोलाई ना? हाँ। अच्छा, बारिश पर कोई बढ़िया सा गाना? हाँ बारिश पर है एक गाना। है, सुनाइए मेरे को। नहीं। चलो ईशान, बारिश पर एक गाना सुनाने वाला है। चलिए इधर, बारिश पर एक बढ़िया सा गाना हो गया। हम माइक पकड़ क्या? नहीं पकड़। चल। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाए, आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आए, तेरी याद आई तो जल उठा मेरा भीगा बदन, अब तू ही बताओ सनम मैं क्या करूं।
इतना वाह बहुत अच्छा, लेकिन बड़ा लंबा ऊ चला गया तुम्हारा। ऊ बहुत लंबा चला गया। इतना तो ओरिजिनल का नाम भी ऊ ने किया होगा। हाँ बोलो। फिर ये भी एक का दिया है। कहाँ? ये बालकौ है, औ है ये, ओ ये ए है, ठीक। ये कड़िया है थोड़ा रोमांटिक क्लास हो गया, लेकिन वो तो इधर चलो ठीक है, कोई बात खाली नहीं। तोड़ल होने से तोड़ल के बनते लिखा चलो इसको पहले डिफाइन कर लोगे। लिखो लिखो अनोक्षी श्वसन, कोमा, अनोक्षी श्वसन, कोमा, श्वसन की वह प्रक्रिया है, अनोक्षी श्वसन, कोमा, श्वसन की वह प्रक्रिया है जिसमें 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 जाइमेज, जो आकार सही मोएका जो, जिसमें जाइमेज एंजाइम के प्रभाव, जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम के प्रभाव से ग्लूकोज टूटकर एथिल अल्कोहल एवं ऊर्जा उत्पन्न करती है। हम्म, बहुत टाइम भी हो गया तुम्हारा आया हुआ, क्या करोगे? और एक बालक सदरूप हो गया, लता सदरूप लिखो, लता सदरूप, उसका रिवीजन करो। है सुनो, ये जो अभी डेफिनेशन लिखा है ना, किन्वन का लिखा दिए, ठीक है? तो ऐसा करो, ऐसा करो, ये अभी कौन सा क्वेश्चन था? अनोक्षी श्वसन ना? हाँ इसको क्या करोगे, काट दोगे या अंडरलाइन घेर दोगे? क्योंकि अभी अनोक्षी श्वसन का नहीं, हम किन्वन का लिखा दिए हैं। वैसे अनोक्षी श्वसन की प्रक्रिया को ही हम किन्वन कहते हैं, ठीक, लेकिन उसमें एक एंजाइम होता है, विशेष एंजाइम जो हम लिखाए हैं इसमें, ठीक है? वो एंजाइम अभी लिखा है, जाइमेज एंजाइम। तो अभी ये संपूर्ण प्रक्रिया को हम लिखाते हैं इसमें, अनोक्षी श्वसन में। फिर से अनोक्षी श्वसन का परिभाषा लिख लो, इसको जो है अंडरलाइन कर दो, पूरा घेर दो ऐसे। इसको किन्वन में लिखे, अभी बोलेंगे लिखने तो उसको लिख लेना जहां हम बोलेंगे लिखने, ठीक? अरे पागल, क्वेश्चन वही रहने दो, अनोक्षी श्वसन उसका अभी नहीं लिखाए हैं। इसको जो है आंसर जो लिखा है इसको घेर दो, पूरा काटना नहीं, घेर दो। नीचे में फिर से ये क्वेश्चन लिख लो, अनोक्षी श्वसन क्या है, और क्या अनोक्षी श्वसन क्या है? अनोक्षी श्वसन को नहीं लिखा है, अब लिखाते हैं। लिखो, कभी कभी ऑक्सीजन के अभाव में भी, कभी कभी ऑक्सीजन के अभाव में भी, कभी कभी ऑक्सीजन के अभाव में भी श्वसन क्रिया होती है। कभी कभी ऑक्सीजन के अभाव में भी श्वसन क्रिया होती है।
जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज आंशिक रूप से टूटकर बहुत कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसे अनोक्सी श्वसन कहते हैं। स्टार देके लिखो, 1 मिनट तुम रुको, चाय लेके। स्टार देके लिखो, अनोक्सी श्वसन में ग्लूकोज पहले पाइरुवेट रोदरगु का वो एक पाइरुवेट अम्ल में टूटता है और वह अम्ल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाँ 15 अगस्त को कोचिंग बंद रहेगा या खुला? पता नहीं, अभी तो नहीं बता सकते। एक मिनट। पाइरुवेट अम्ल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऊर्जा में बदल जाता है। इसको लिख लो, तब तक मैं चाय पीता हूँ। बारिश भी हो रही है, तुम लोग लिखो। चाय आ चुकी है तो चाय से तो समझौता नहीं होना चाहिए। चाय के साथ पानी भी है। नाश्ता गए खालिए चाय क्या मारो कुछ तो मैं पकौड़ा बना के लेते हो जा। क्या बोला? बोलो। पक्का लगता है तुम भैंस का ही दूध पीते हो। चाय जो है, चाय अश्वगंधा का भी बनता है, गुलाब पत्ते का भी बनता है, कई जड़ी बूटियों का बनता है, लेकिन हम लोग सिर्फ चाय पत्ती का बनाते हैं।
चाय है अंग्रेजों का, लेकिन सबसे ज्यादा भारत में पीता है। सोचो। आज बारिश में किसी के यहाँ घूमने का जाने का मन करता है, किसके यहाँ जाए बताओ? तुम्हारे यहाँ कुछ खास है क्या? खास नहीं है। मान के चलो चले गए गलती से या सही से, क्या सब सेवा करोगे? जाइएंगे तब ना। पानियो पिलाओगे ना? एक इसके यहाँ जाने से डरते हैं। एक बार गए थे ना, 1 दर्जन केला इसकी मम्मी दे दी, हला खान 1 दर्जन केला दे दिया। अब खाते खाते हम परेशान, 4-5 तो खाइए गए। एक बार और गए थे, एक हरिया दही उझल दिया मेरे पत्ता में पूरा में। एक हड़िया। हाँ, शादी के बाद का समय था, किसी का शादी हुआ था। बाप रे बाप। एक हड़िया। अब जाएंगे, पता नहीं अब क्या दे देगा तब। ईशांत, मैगी बनाओगे क्या? आइएगा आज। कब आए? आज ही 4 बजे। शाम? अरे बारिश अभी है, खाने का मन अभी कर रहा है, तो शाम की बात कर रहे। लाए तो ये यहाँ कहाँ बनाएंगे? कोई बात नहीं, लिख लिया नीचे वाला ही बनाया। इसमें क्या हुआ है समझो, समझो, चाय भी पीऊंगा, समझाऊंगा भी। तो इसमें देखो, ये है ग्लूकोज, ये क्या है? ग्लूकोज। और जहां तक मैंने अभी लिखाया कि अनॉक्सिस श्वसन में ग्लूकोज पहले पायरुवेट अम्ल में टूटता है। ग्लूकोज किस में टूटता है? पैरोबिक अम्ल में। पायरुवेट अम्ल में टूटता है। जैसे देखो यहाँ पे पायरुवेट अम्ल का मतलब हो गया एथेनॉल में टूटा, एथेनॉल में टूटा। इसके बाद जब एथेनॉल में टूटता है तो उसके बाद हम लिखाए कि वही अम्ल जो है पायरुवेट अम्ल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाता है। किसके किसके एब्सेंट में? अनुपस्थिति में। अनुपस्थिति मतलब एब्सेंट, जब ऑक्सीजन नहीं होगा उस कंडीशन में ये क्या क्या बनाएगा देख लो। पहले तो ये जो है एथिल अल्कोहल, यहाँ पे लिखा हुआ है एल्कोहल, यहाँ पे सिर्फ हम लिखा है क्या? एल्कोहल। लेकिन कौन सा एल्कोहल? यहाँ लिखे दी है एथिल अल्कोहल। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, और 28 किलो ऊर्जा कैलोरी में, 28 किलो ऊर्जा। इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे है देखो, भोजन के अणुओं में बंद बंधन, देखो समझो, भोजन के अणुओं में बंद बंधन ऊर्जा को मुक्त करके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और लिखोगे? बारिश में जा पाओगे? कैसे? ऐसे घूमते चले जाएंगे, नहाए थोड़ी। अच्छा ठीक है, जाओ। लेकिन उसको लर्न करके आओगे, कल पूछेंगे। बालक शब्द रूप और लता शब्द रूप दोनों पूछेंगे, और वो सारा क्रिया का रूप पूछेंगे। हो जाएगा ना लर्न? हाँ हो जाएगा। देखो समझना, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहे हैं। भोजन के अणुओं में बंद बंधन, भोजन के अणुओं में बंद बंधन। बंधन ऊर्जा को मुक्त करके। अच्छा, भोजन का जो अणु है उसके बीच बंधन होता है, बंद बंधन ऊर्जा को मुक्त करता है। तो ऊर्जा को जब मुक्त करता है तो वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ध्यान देना यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको ब्रैकेट में ATP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटीपी।
तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अणुओं में संचित करना श्वसन कहलाता है। तो इसके अणुओं में संचित होता है वो जो, सुनो मेरी बात ध्यान से, अरे क्या उसको देख के हंस रहे हो, जाने दो उसको, देखना गिरना ना, आराम आराम से। आदमी भेजे पकड़ने के लिए, भेजे किसी को क्या? हाँ सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। तो मैं ये बता रहा था कि भोजन के अणुओं में जो बंध बंधन होता है, उस बंध बंधन ऊर्जा को जब मुक्त करता है, तो उसके बाद वो, ध्यान देना, ऊर्जा जो मुक्त करता है ना, ऊर्जा, वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अणुओं में संचित होता है। एडिनोसिन मतलब ऊर्जा को मुक्त करके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम शॉर्टकट में एटीपी बोलते हैं, इसके अणुओं में संचित कर देता है। फिर से समझो, एक बार में नहीं समझो कि किसी चीज को बार बार में समझता है। ऊर्जा को मुक्त करके, जैसे ऊर्जा मुक्त हुआ, अब संचित, ऊर्जा तो मुक्त हो गया, ऊर्जा निकला, तो हमारे बॉडी में जो संचित होता है, जो कार्य करता है, वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट का मतलब समझ रहे हो? ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, फॉर्मूला सब तो बताइए किए हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अणु में संचित होता है हमारे बॉडी में, और इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। श्वसन की परिभाषा लिखा चुके हैं, लेकिन जिस रूप में संचित होता है बॉडी में, वो है एटीपी। शॉर्टकट में बोलना एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब यहाँ पे जो हम लिखा है 28 किलो ऊर्जा, अब इसको थोड़ा स्टार देख लिखो। अनोक्सी श्वसन में देखो, अनोक्सी श्वसन में ऊर्जा के केवल, अनोक्सी श्वसन में ऊर्जा के केवल 8 एटीपी बनते हैं। 8 एटीपी बनते हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझा देता हूं, लेकिन समझा दूंगा, लेकिन इसको लिखाऊंगा नहीं, समझो। जब मनुष्य को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अच्छा हम लोग को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता कब होती है बता दो हमको जरा। तुम अगर आराम से बैठे हो तो तुमको ऊर्जा की जरूरत है क्या? ऊर्जा की जरूरत कब है? जब कोई काम कर रहे हैं, बात समझ रहे हो ना? ऊर्जा की जरूरत कहाँ पड़ता है? जहां कुछ काम हो रहा है। जैसे बाइक चलवे नहीं कर रहा है, तेल खत्म हो जाएगा उसका। बाइक चलेगा तभी पेट्रोल खत्म होगा उसका, तो चलेगा ही नहीं। उसमें तेल डलवा क्या करोगे? तेल तो रखा हुआ रहेगा, धीरे धीरे खत्म होगा, अगर होगा भी तो साल 2 साल में खत्म होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं आराम से बैठा हूँ तो हमको ऊर्जा की जरूरत ना है। लेकिन अच्छा तुम ये देखे हो, जब तुम दौड़ते हो उस समय तुमको लंबा सांस लेते हो, उस समय दौड़ते हो ना, शरीर इतनी एक्टिव हो जाता है कि हमको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। या तुम कोई भारी काम कर रहे हो, कोई भारी सामान उठा रहे हो, या ऐसा कोई भारी काम कर रहे हो जिसमें मेहनत लग रहा है, उस समय भी तुम देखना कि हार्ट जो है तेज चलता है और उसको जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए। उस समय हमको, जिस समय हम कोई भारी काम करते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, बोलते हैं कोई, उसमें ऑक्सीजन हमको ज्यादा चाहिए। तो जब ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना, और तो जब ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो उतना ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है शरीर को। तो शरीर को उतना ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है। अब नहीं मिलता है, तब समझो, तब ऑक्सीजन की कमी में, ऑक्सीजन की कमी में उत्तकों में ग्लूकोज होता है, जानते ही हो। अरे ग्लूकोज को लेकर जाता है कौन? कोशिका मिलकर बनाता है उत्तक। तो उत्तकों में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के टूटने, वहां पर ग्लूकोज तब टूटता है, निम्नीकरण होता है उसका, और वहां से जो है लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। अब अगर लैक्टिक अम्ल कब बनता है ध्यान रखना, जब हमको ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वो बॉडी पूरा नहीं कर पाता है, तो उत्तकों में मौजूद ग्लूकोज टूटकर लैक्टिक अम्ल बनाता है, और वो लैक्टिक अम्ल बनता है जो हमारे मांसपेशियों में जमा हो जाता है, मांसपेशियों में जमा हो जाता है। इससे थकान की अनुभूति नहीं होता है। ये जब जमा होता है ना बॉडी में, तब थकान तुम्हारा जो है दूर हो जाएगा। इसका काम है, लैक्टिक अम्ल जो है थकान दूर कर देगा तुमको। इसलिए लैक्टिक अम्ल जिन चीजों में होता है उसको खाना भी चाहिए, इससे थकान की अनुभूति नहीं होती है। ऐसा प्रायः
बिना आराम किए अधिक ऊर्जा करने से होता है। मतलब आराम जब तुम नहीं कर रहे हो, लगातार काम करते जा रहे हो तो तुमको अधिक ऊर्जा खपत होता है शरीर का। शरीर ऊर्जा पे काम करता है। जिसके शरीर में ऊर्जा नहीं है वो देखोगे एकदम बेड पर पड़ा है डॉक्टर के यहाँ। बाद में आराम के समय यह लैक्टिक अम्ल पुनः ऑक्सीकृत हो जाता है। हाँ, अब अभी तो जिस समय तुमको ज्यादा थके हो तो तुमको लैक्टिक अम्ल की जरूरत है, ठीक। और जिस समय तुम आराम करने लगोगे तो उस समय वही लैक्टिक अम्ल फिर से क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत होकर पुनः अपने स्थान पे चला जाता है और थकान दूर हो जाता है। समझा बात को? चलिए, इसको तो लिखाना हमको लगता है जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी लिखा देते हैं। कहाँ तक लिखे हो? 8 एटीपी बनते हैं, लिखो। इसी में अगला स्टार लिखो। जब मनुष्य को अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, जब मनुष्य को अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, जरूरत होती है, तब तब अधिक ऊर्जा के लिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। नहीं, क्या लिखा? नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पाता है। इसी वजह से ऑक्सीजन की कमी में उत्तकों में उपस्थित ग्लूकोज उपस्थित ग्लूकोज टूटकर लैक्टिक अम्ल बन जाता है। लैक्टिक अम्ल, लोहे का कोटा संयुक्त फर्फिका टो, लैक्टिक अम्ल बन जाता है जो मांसपेशियों में जमा हो जाता है। लिखाइए दिए, मांसपेशियों में जमा हो जाता है और हमें थकान महसूस नहीं होती है। थकान महसूस नहीं होती है। बाद में आराम के समय यह लैक्टिक अम्ल पुनः ऑक्सीकृत हो जाता है और थकान दूर हो जाती है। पुनः ऑक्सीकृत हो जाता है और थकान दूर हो जाता है। ध्यान देना, एक और यहाँ पे समझने वाला टॉपिक है, इसी को मैं एक बार, इसमें एक मेन पॉइंट है जो समझाना है। सुनो, लैक्टिक अम्ल का क्या काम है? जैसे तुम कोई भारी काम करना स्टार्ट किया, ठीक है, दौड़ना स्टार्ट, थोड़ी ही दूर तुम दौड़े हो, तुम थक गया। अब थक गया तो ऐसा नहीं तुम दौड़ना बंद कर दोगे, उस समय तुमको ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी मिल नहीं रहा है, मतलब एनर्जी तो मिलेगा, लेकिन एनर्जी मिलने के लिए उतना ऑक्सीजन तुमको पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे ऊतकों में जो मौजूद है लैक्टिक अम्ल, वो लैक्टिक अम्ल क्या होता है, मांसपेशियों में जमा होता है। सारी मांसपेशियों में जितना मांसपेशी है, उत्तक तो पूरा बॉडी में जहां जहां कोशिका है सब उत्तक से है, कोशिका मिलकर उत्तक बनाया है, तो उसमें मौजूद है हमारा लैक्टिक अम्ल। अब ये लैक्टिक अम्ल क्या करेगा, मांसपेशियों में जमा होता है। इसके बाद
जमा जैसे होगा ना तैसे तुमको थकान महसूस नहीं होगा, तुम लगातार वो काम करने लगोगे और करने लगोगे। बात समझ रहे हो? लगातार हम काम किसके वजह से कर रहे हैं? लैक्टिक अम्ल की वजह से। और आगे समझो इसमें जो बताए। तो लैक्टिक अम्ल जो है मांसपेशी में जमा हो जाता है, तुमको थकान महसूस नहीं होगा, तुम काम करने लगोगे। उसके बाद जैसे तुम फिर आराम करने जाओगे ना, लैक्टिक अम्ल पुनः ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत मतलब पुनः अपने स्थान पे पहुंच जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है इसका, ठीक है। और थकान तुम्हारा बिल्कुल दूर हो जाता है। चलिए टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। एक तो इसका थोड़ा सा ये लिख लिया था ना, इसके नीचे उसके जो भी लिखा उसके नीचे बना लेना C6H12O6 ग्लूकोज। देखो अभी जो पढ़ा रहे हैं पढ़ते चलो उसको, ठीक। हम जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे कौन सा तैयारी करना है कौन सा नहीं करना है, ठीक। और एग्जाम के लिए अच्छा तुम लोग क्या चाहते हो, एक मिनट रुको। ऐसा कर दें क्या, पहले इसको लिख लो कि जितना चैप्टर पढ़ाए हैं क्या उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम टिक लगवा दें, बता दें जो जो एग्जाम में आने की जिसकी संभावना है, ताकि तुम बार बार अगर रिवीजन करो तो पूरा चैप्टर का रिवीजन नहीं करना पड़े। बार बार अगर करो तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करो। यस सर। हाँ तो ठीक है, कल हम ऐसा करवा देंगे। सबसे पहला चैप्टर कल प्रकाश के परावर्तन में करवाएंगे। उसमें तुमको जिस जिस क्वेश्चन में हम टिक लगवाएंगे तुमको उसी को बार बार रिवीजन करना है। अब कभी कभी 15 दिन में क्या करना है, 15 दिन या महीना दिन में पूरे चैप्टर का भी रिवीजन करना है। लेकिन अगर डेली करोगे रिवीजन, जैसे 2 दिन में रिवीजन करना है, तो उस समय तुमको उस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है जो उसमें हम टिक लगवाएंगे। क्यों? हम उसी क्वेश्चन में टिक लगवाएंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना बिल्कुल 100% या 99% होगा, मतलब बोर्ड मॉडल जो क्वेश्चन होगा। ऐसा मत समझो पूरा चैप्टर पढ़ा दे, पूरा चैप्टर तुम्हारे एग्जाम में नहीं ना आएगा, नहीं। अगर 100% पढ़ाए चैप्टर तो उससे एग्जाम में 10% आएगा। कितना आएगा? 10%। हाँ, उस 10% पे हम टिक लगवा देंगे। 90% आता नहीं है, उस 90% से ऑब्जेक्टिव सवाल सकता है, तुम्हारे नॉलेज के लिए हुआ, समझी बात को। इसलिए एग्जाम के लिए तैयार करना ये अलग चीज हुआ, नॉलेज के लिए पढ़ना ये अलग बात हुआ। कोई भी चैप्टर, जैसे ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं अभी, प्रकाश का परावर्तन पढ़ाए थे, लगभग काफी लंबा चला, 23 गो उसका, प्रकाश के अपवर्तन में 23 लेक्चर गया। और खाली अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका बताते एग्जाम में आने वाला तो मात्र 2 लेक्चर जाता। कितना? 21 लेक्चर समझ लो। वो किस लिए जानते हो 21 लेक्चर पढ़े हो किस लिए? लेकिन वो 2 लेक्चर और 23 लेक्चर में अंतर है ना। फिर वो बेस जो बनता है एक एक पॉइंट को लाइन बाय लाइन पढ़ने से, उसमें क्या है, कहीं से क्वेश्चन दे देगा, तुम नहीं भी तैयार किए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन तुम बना के आओगे। ऑब्जेक्टिव कहीं से पूछेगा तुम बनाओगे, क्योंकि तुमको कॉन्सेप्ट पता है। और जो रट के गया है ना, वही 2 लेक्चर की वाली बात कर रहे हैं। जो अगर क्वेश्चन रट के गया है 5 गो खाली, वो 5 गो के अलावा छठा पूछेगा वो नहीं बना पाएगा। लेकिन तुमको अगर छठा के बाद 7वां पूछेगा तुम बना के आओगे। क्यों? तुमने पूरा चैप्टर पढ़ा है। समझ रहे हो कि नहीं? ये अंतर होता है, अंतर बहुत है। वो जिसको पास करना है सिर्फ उसके लिए है, हम लोगों को सिर्फ पास करने से मतलब नहीं है, मार्क्स ऑब्टेन करना है। तो हम दोनों तरीके से चलेंगे। एक तो थियोरेटिकल तुमको पूरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी हम टिक लगवाएंगे। कल लगवाएंगे पहला चैप्टर एक एक चैप्टर में, कल एक तो फिजिक्स का एक केमिस्ट्री में लगवा देंगे, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में और रासायनिक अभिक्रिया में, दोनों में कल अपना नोट लेते आना फिजिक्स केमिस्ट्री का, ओके। ताकि तुमको इसलिए लगवा देंगे कि बार बार पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़े। अब पूरा चैप्टरों का रिवीजन करते रहना है, 15 दिन में 1 दिन या 10 दिन में 1 दिन कर सकते हो। लेकिन 2 दिन में ही 3 दिन में रिवीजन करना है, तो उसमें तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ज्यादा फोकस करोगे। समझ में आई बात? चलिए फिलहाल यहाँ कहाँ तक लिखा? अनोक्सिक श्वसन लिख लिया? कुछ चीजें और समझाने वाले हैं, समझ लो, तब अनोक्सिक खत्म हो जाएगा। देखो अनोक्सिक श्वसन विभिन्न प्रकार के कवक, अनोक्सिक श्वसन जो होता है विभिन्न प्रकार के कवक में होता है। कवक मतलब जैसे कोई जीवाणु हो गया, उसमें भी अनोक्सिक श्वसन
क्योंकि जीवाणु भी तो काम करता है ना, वो भी तो थकता है। या कोई गुद्देदार अगर फल है, फल जैसे आम वगैरह हो गया, बहुत सारा फल है ऐसा गुद्देदार, उसमें भी होता है कवक द्वारा अनोक्सिक श्वसन। कवक जो होता है ना, कवक द्वारा और अनोक्सिक श्वसन जो है, ये जाइमेज नामक एंजाइम के प्रभाव में होता है। स्टार पॉइंट देके लिखो, लिखो लिखो अनोक्सिक श्वसन, कवकों में अनोक्सिक श्वसन प्रायः, कवकों में क का अनुसार, कवकों में अनोक्सिक श्वसन प्रायः जाइमेज, उस समय में लिखाए थे किण्वन वाला में जाइमेज लिखाए थे, ठीक है, जो आके हर सही मोए का जो जाइमेज नामक एंजाइम के प्रभाव में होता है, जाइमेज नामक एंजाइम के प्रभाव में होता है। हाँ, अब समझो, एक मिनट बस हो गया। ये जो मतलब कि जाइमेज नामक एंजाइम के प्रभाव से होता है ना, किसमें, कवकों में, इसमें ग्लूकोज के सरलीकरण, यानी ग्लूकोज जब उसमें टूटता है वो एथिल अल्कोहल बनाता है। यहाँ पे हम लोगों में एथिल अल्कोहल नहीं, ध्यान रखना, एथिल अल्कोहल तुम्हारा इसमें कवकों में जो होता है जाइमेज एंजाइम के थ्रू, तो उसमें जो उसका टूटता है ना ग्लूकोज, उसके मांसपेशियों में मौजूद ग्लूकोज जब टूटता है तो उसमें वो एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? एथिल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत कम मात्रा में ऊर्जा भी उसका मुक्त होता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारा बनता है क्या, किण्वन क्या है? किण्वन, किण्वन को इंग्लिश में कहते हैं फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, ठीक है। अब वो वाला जो उसमें अंडरलाइन करवाए थे जो उस समय, उसको अब लिखना है आंसर में। तो क्वेश्चन हम लिखाते हैं, आंसर तुम लोग लिख लेना। क्वेश्चन लिखना है पहले तुमको, किण्वन कोर्सिका नव संयुक्त नौ लिखना, सॉरी यहाँ पे दे देना दंत न, किण्वन लिखो, किण्वन ब्रैकेट में लिखना, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या है, किण्वन क्या है, क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या लिखना है, किण्वन क्या है, किण्वन क्या है। आंसर वही जो उसमें घेरवाए थे ना, उसको आंसर लिख लो। आंसर किण्वन क्या है, जल्दी लिख लो। जल्दी 1 मिनट के अंदर लिख लो, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे हम। चलिए लिख लिया। अच्छा, उसके नीचे मतलब कि रिएक्शन भी बताए थे किण्वन में? नहीं। नहीं, लिख लेना। चलो इसको लिख लेना। यहाँ से तुम्हारा जो है अनोक्सिक श्वसन खत्म हो गया, अब बचा है ऑक्सी श्वसन, इसको वायवीय श्वसन भी बोलते हैं। तो फटाफट क्वेश्चन लिखोगे, दूसरा नंबर, दूसरा क्वेश्चन लिखोगे, दूसरा नंबर क्या था? ऑक्सीजन। ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन।
क्या है? ऑक्सीय श्वसन या वायवीय श्वसन क्या है? लिखा? क्वेश्चन लिख लो। ऑक्सीय श्वसन लिख लिया? क्या लिखा? टेक्नोलॉजी। इसको मिटावें? किन्वन ऑक्सीय श्वसन या वायवीय श्वसन इसको कहते हैं। एक काम करते हैं, पहले इसमें जो हमको लिखाना है, क्योंकि लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा जल्दी, तो इसको जो लिखाना है पहले हम उसको लिखा देते हैं, उसके बाद हम लगातार समझा देंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले लिखो, इसमें लिखो ऑक्सीय श्वसन में लिखो श्वसन की वे अभिक्रियाएं, श्वसन की वे अभिक्रियाएं, श्वसन की वे अभिक्रियाएं जिनके लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है, जिनके लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है, कोमा ऑक्सीय श्वसन कहलाती है, ऑक्सीय श्वसन कहलाती है। स्टार देके लिखो, ऑक्सीय श्वसन की अभिक्रियाएं, ऑक्सीय श्वसन की अभिक्रियाएं अनगिनत एंजाइमों के प्रभाव में, अनगिनत एंजाइमों के प्रभाव में अनगिनत एंजाइमों के प्रभाव में कोशिकाओं की माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसे लिखना, मुआक्या हर सहित माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिकाओं की माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कुछ चीजें जो समझना है, लिखना नहीं है, समझो। देखो, ऑक्सीय श्वसन की अभिक्रियाएं अनगिनत एंजाइमों के प्रभाव में कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अभी क्या समझा कि अनऑक्सीय श्वसन जो था वो कहाँ हो रहा था? वो हो रहा था हमारे उत्तकों में हो रहा था ना। वहां से कौन सा अथी था एंजाइम? लैक्टिक अम्ल था, यही था ना, जो कि मांसपेशियों में जमा हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे अनऑक्सीय श्वसन में जो है ये ऑक्सीय श्वसन में ये अभिक्रिया, यहाँ समझो न, समझो, ध्यान दो ना। ऑक्सीय श्वसन की जो अभिक्रिया है, ये पहली बात तो एक एंजाइम नहीं, अनगिनत एंजाइमों के प्रभाव से होती है। वो था एक एंजाइम के प्रभाव से हो जाती थी, जैसे उसमें लिखा थे कि लाइपेज के बारे में, सॉरी जाइमेज के बारे में, जाइमेज के बारे में लिखाए थे। यहाँ पे अनगिनत एंजाइमों के प्रभाव में होती कहाँ है? तो ये कोशिकाओं की माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिकाओं की माइटोकॉन्ड्रिया। 9th में भी पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, नहीं पढ़े तो मैं बता दूंगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अभी स्थान याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया। अनॉक्सीय श्वसन के दौरान, अब ध्यान देना, अनॉक्सीय श्वसन जब होता है तो इस समय जो बनता है पायरुवेट अम्ल। अनॉक्सीय श्वसन में बताए थे ना, एक पायरुवेट अम्ल बनता है। क्या बनता है? पायरुविक अम्ल। पायरुवेट अम्ल बनता है। नाम क्या था उसका? क्या नाम था? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल। चलिए, उसका जो है विभिन्न चरणों में ऑक्सीकरण होता है, मतलब अलग अलग भागों में ऑक्सीकरण होता है उसका, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है ना, और उसके साथ साथ एटीपी भी बनता है। क्या बनता है? एटीपी। जो कि हमारे एटीपी बनकर हमारे बॉडी में हर सेल्स में उसका क्या होता है?
अवशोषण होता है। जब पायरुवेट अम्ल कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है, पायरुवेट अम्ल, कौन से पायरुवेट अम्ल की बात कर रहे हैं? एथिल अल्कोहल की बात कर रहे हैं हम। वो जब माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है, तब माइटोकॉन्ड्रिया में बनने वाला एंजाइमों के प्रभाव में, तब माइटोकॉन्ड्रिया में बनने वाले एंजाइमों के प्रभाव में चक्रीय पथ में उसका सरलीकरण होता है। अब फिर से इसको समझो, मैं बोल तो दिया, समझो। जैसे वो पायरुवेट अम्ल एथिल अल्कोहल पहुंचेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहां पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम बनता है, उसके प्रभाव में वे जो है ना अम्ल, ये एथिल अल्कोहल चक्रीय पथ में टूट जाता है। चक्रीय पथ मतलब कि एक सर्कल बना के टूटता है वो, और उसी पथ को हम कहते हैं क्रेब्स चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? खैर इसका नाम रखा था सर हैंस क्रेब्स ने रखा था, इसलिए उसको क्रेब्स चक्र कहते हैं। इसको समझना था, लिखना नहीं है इसको। आगे समझो। ऑक्सीजन श्वसन के फलस्वरूप, जैसे ऑक्सीजन श्वसन जब हो जाता है, इसके बाद जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? और संपूर्ण प्रक्रम के दौरान कुल 36 अणु एटीएम का निर्माण होता है। इसको नोट कर लो, लिखो। ऑक्सीजन श्वसन के फलस्वरूप, स्टार देखिए, ऑक्सीजन श्वसन के फलस्वरूप, ऑक्सीजन श्वसन के फलस्वरूप जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं तथा 36 अणु एटीएम का निर्माण होता है, तथा 36 अणु एटीएम का निर्माण होता है। एक और स्टार दो की लिखो। इस प्रकार ग्लूकोज के एक अणु के, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से, टाइम कितना हुआ? 10। इस प्रकार ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से एटीपी के कुल 38 अणुओं का, एटीपी के कुल 38 अणुओं का निर्माण होता है, हो जाता है। अब देखो, अब एगो हेडिंग दो फटाफट, हेडिंग दो, लिखो। श्वसन प्रक्रम के अंतर्गत श्वसन प्रक्रम के अंतर्गत डैश देके हम लिखते चलो, हम बोलते जाते हैं। श्वसन प्रक्रम के अंतर्गत विभिन्न पथों में होने वाले, विभिन्न पथों में होने वाले ग्लूकोज का विखंडन, विखंडन। अब डैश दे दो, हम यहाँ पे बना रहे हैं, तुम लोग बना लेना इस चार्ट को जो मैं बनाने जा रहा हूँ। बनाते चलो हमारे साथ।
इस पूरे को जल्दी से बनाओ। वीडियो को मैं थोड़ा रोक देता हूँ, बना लो, उसके बाद वीडियो चालू कर देंगे वीडियो। चलो ध्यान देना, पहले मैं इसको समझा देता हूँ। ऑक्सी श्वसन में अभी कुछ समझाएं नहीं समझाएं? हाँ समझा तो दिए। नहीं बताए कि ऑक्सी श्वसन की अभिक्रिया अनगिनत एंजाइमों के प्रभाव में कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बताए ना। और उसके बाद अनोक्सीय श्वसन में के दौरान पायरुवेट अम्ल जो होता है उसका विभिन्न चरणों में ऑक्सीकरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है, एटीपी बनता है, नहीं बताए। माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है पायरुवेट अम्ल, तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनने वाले एंजाइमों के प्रभाव में चक्रीय पथ में टूटता है, सब तो समझा दिए। ऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। संपूर्ण प्रक्रम के दौरान 36 अणु एटीपी बनता है, इसका निर्माण होता है। ग्लूकोज के एक अणु पूर्ण ऑक्सीकरण से एटीपी के कुल 38 अणुओं का निर्माण करता है, ठीक है। अब यहाँ ग्लूकोज का विखंडन, मतलब ग्लूकोज जो टूटता है ये क्या कहते हैं, ध्यान देना, ग्लूकोज का विखंडन। अब ये चार्ट जो बनाए हैं ये ग्लूकोज का विखंडन है, मतलब कि श्वसन प्रक्रम के अंतर्गत विभिन्न पथों में होने वाले ग्लूकोज का विखंडन। जब हम श्वसन का जो प्रक्रम होता है, श्वसन का प्रक्रम, तो उसमें क्या होता है, विखंडन किसका, ग्लूकोज एक न हो रहा है, तो ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है। तो ये ग्लूकोज का विखंडन जो होता है इस प्रक्रम में होता है। तो पहले देखो, ग्लूकोज जो है, एक ग्लूकोज जो है उसमें 6 कार्बन के 6 अणु होते हैं, नहीं होते हैं? ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है ग्लूकोज का C6H12 और O, तो कार्बन का कितना अणु हुआ, 6 अणु। और हम बात करेंगे कोशिका द्रव्य में, जब ये कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक, तो सबसे पहले पायरुवेट अम्ल में टूटता है, जानते ही हो, जिसमें कि 3 गो कार्बन अणु होता है और ऊर्जा मुक्त होता है। जब हम जिसमें लिखा है तो उसमें वहां पे हम बताए, ध्यान से देखो, पायरुवेट अम्ल में जो है जिसमें कि तुमको एथिल अम्ल, यही ना बताए, जिसमें कि उसमें जो है मात्र 3 गो कार्बन का अणु होगा, क्या होगा, कार्बन का उसमें 3 अणु होगा, और ऊर्जा मुक्त हो रहा था। ऊर्जा कितना मुक्त हुआ था, ऊर्जा कितना मुक्त हुआ था, अलग वैसे ऊर्जा मुक्त होता है, किसी में 25 कैलोरीज, किसी में कुछ, तो एथिल अल्कोहल की हम बात कर रहे थे, ठीक। चलिए, उसके बाद इसके आगे क्या होता है ये देखना कि 3 कार्बन अणु हो गया। अब इसको 3 फॉर्मेशन में टूटता है। देखो, सबसे पहले जो ऑक्सीजन अणु की अनुपस्थिति, पहले ऑक्सीजन अणु की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन अणु की, तुम जानते ही हो कि ऑक्सीजन जब नहीं मिलता है, उसका पर्याप्त नहीं रहता है ऑक्सीजन, बहुत ज्यादा हम लोग मेहनत करते हैं, तो उस समय ये अनोक्सी श्वसन कार्य करता है। अनोक्सी श्वसन के बारे में जानते ही हो, उत्तकों में जो मौजूद होता है लैक्टिक अम्ल, वो मांसपेशियों में जाकर हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं भाई। तो ये जो होता है ना, ये जिस कोशिका में ये काम होता है उसको कहते हैं इष्ट कोशिका, क्या कहते हैं। इसमें होता क्या है एक्चुअली में, एक वहां से एथेनॉल 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 के बारे में बताए थे ना, एथिल अल्कोहल तो इसमें बताए थे जाइमेज वाले कवक वगैरह में जो होता है जाइमेज इंजाइम से, लेकिन हम लोगों में शायद जो हम किए थे ये एथेनॉल के बारे में बात किए थे। एथेनॉल, जहाँ की तुम्हारा पाइरुवेट अम्ल एथेनॉल था, पाइरुवेट अम्ल क्या था, एथेनॉल, और यहाँ पे एथिल अल्कोहल, तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम लोगों में एथेनॉल था। तो एथेनॉल में तुम्हारा एक तो एथेनॉल होता है, ठीक, ध्यान देना। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब हमारा इष्ट कोशिका में ये अनोक्सीय श्वसन कार्य करता है, तो उस समय जो कार्बन का जो ब्रेकआउट टूटता है, वो एक तो एथेनॉल में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और वहां से ऊर्जा भी मिलता है हमको। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन का प्रभाव। जब ऑक्सीजन का प्रभाव होता है उस समय मांसपेशियों में एक तो तुम्हारा लैक्टिक अम्ल, बताए थे लैक्टिक अम्ल के बारे में, सबसे पहला चीज यही था लैक्टिक अम्ल। हमारे मांसपेशियों के ऊतकों में लैक्टिक अम्ल हमारे पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब होके वहाँ ऊर्जा प्रोवाइड करता है, ठीक, और उसमें होता है 3 गो कार्बन का अणु। फिर हो जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यह था ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, और ये था ऑक्सीजन के प्रभाव में, और ये अब जो है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा बनता है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों के लिए जरूरी नहीं होता है, वैसे जल आवश्यक है, ऊर्जा तो जरूरी है ही भाई, ऊर्जा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता।
ये चार्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे, क्योंकि लेक्चर हमको जल्दी कंप्लीट करना है, टाइम कम है। अब जंतुओं में गैसों का विनिमय के बारे में मैं समझाऊंगा, एक आध को स्टार पॉइंट लिखाऊंगा, उसके बाद कंप्लीट कर दूंगा। मैं इसको मिटा सकता हूँ, लिख लिया होगा, और जो वीडियो में जो नहीं लिखा है तो वो वीडियो को रोक के लिख सकते हो, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ। धन्यवाद। चलिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा। जंतुओं में मैं कुछ समझाऊंगा। इसमें जो गैसों का विनिमय देखो, गैसों का विनिमय जंतुओं में, मतलब एनिमल की बात कर रहे हैं। इंग्लिश में लिखोगे क्या? एक्सचेंज, इंग्लिश में कहेंगे इसको एक्सचेंज ऑफ गैसेस, GASES, गैसेस इन एनिमल। जानवर, एनिमल की बात कर रहे हैं। जानवरों में, जंतुओं में जो है गैस का रूपांतर, मतलब एक्सचेंज जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? हम लोगों में तो खैर एनर्जी के लिए भी होता है, ठीक, लेकिन जंतुओं में ध्यान देना कैसे और क्या होता है। बहुकोशिकीय जंतुओं में, जैसे कि ये गैसों के विनिमय के लिए निश्चित प्रकार के अंग पाए जाते हैं। अच्छा, हम लोग बहुकोशिकीय जीव है कि नहीं है, ये बताओ। हम लोग भी जानवरें हैं, तो हम लोगों का ये जो है इसका क्या कहते हैं, गैसों के विनिमय के लिए, गैसों के मतलब गैसों को एक्सचेंज के लिए अलग अलग अंग पाए जाते हैं। श्वसन अंग है कि नहीं हमारे पास? जितना जानवर सबके पास श्वसन अंग है, सबके पास क्या है? श्वसन अंग है। एक कोशिकीय जंतुओं में, अब बात हम लोग बहुकोशिकीय हो गया, अब बात करते हैं कि एक कोशिकीय, जैसे अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, इस सब में जो है गैसीय विनिमय के लिए अंगों की आवश्यकता नहीं होता है। एक कोशिकीय जीव जो है उसमें, एक कोशिकीय जीव जो एक कोशिका, तो उसमें अंग होगा कभी? बताओ हमको। श्वसन अंग उसमें नहीं होता है, उसमें सब काम वही एक कोशिका में होता है। तो स्टार देके लिखो, बहुकोशिकीय जंतुओं में, स्टार नहीं देना, इसी में लिखो डायरेक्ट लिखो, बहुकोशिकीय जंतुओं में गैसों के विनिमय के लिए, बहुकोशिकीय जंतुओं में गैसों के विनिमय के लिए एक निश्चित अंग पाए जाते हैं, जबकि एक कोशिकीय जंतुओं ब्रैकेट में लिख लो, अमीबा, प्लाज्मोडियम, अमीबा कोमा प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, पैरामीशियम, ब्रैकेट में लिखना है इसको। विभिन्न क्या लिखा? जबकि एक कोशिकीय जंतुओं ब्रैकेट में अमीबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये चारों को याद रखना। ये चारों जो है ना एक कोशिकीय जीव है। तो एग्जांपल में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? तो तुमको कोई भी आ सकता है, ठीक है, वहां पे लगाना, जिसमें हम पढ़ा रहे थे, अमीबा के बारे में बताए भी थे। अब लिखो इसके आगे ब्रैकेट के बाद में गैसों के विनिमय के लिए अंगों की नहीं, ऐसे लिखो, गैसों के विनिमय के लिए निश्चित अंग नहीं होता है,
निश्चित अंग नहीं होता है। अच्छा याद करो, हम एक पॉइंट पूछना चाहते हैं, बताओ हमको उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिस प्रक्रिया में गैस गैस जो है वो कोशिका के अंदर जाकर, यानी कोशिका झिल्ली से वापस जाकर फिर अंदर से बाहर आ जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताओ। लिखाए थे, याद करो। इसको कहते थे विसरण। क्या कहते थे? और परासरण में बताए थे कि जब कोई तरल पदार्थ किसी कोशिका के अंदर जाकर वापस आ जाता है, जैसे कि चना का फूलना है, अम्ल में अंडा का सिकुड़ना, मटर फूल जाता है पानी में। कैसे फूलता है? जल उसके अंदर गया। कैसे? कोशिका झिल्ली से गया अंदर। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, तब ना वो फूला। तो वहां पे जल का आवागमन हो रहा है, तरल पदार्थ का, वहां उस घटना को परासरण बोलेंगे। यही घटना जब हम होता है इसमें गाछ वृक्षों में, जिसमें कि पत्तियों से कोशिका पत्तियों से उसका वो लेता भी है कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ता भी है। तो वहां पर जो प्रोसेस है वो विसरण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? यही घटना में यहाँ पे आ जाओ। हम जितने भी सभी श्रेणी के जंतु है ना, जंतु, हम लोगों का जो श्वसन अंग है और रक्त के बीच, श्वसन अंग और रक्त, रक्त मतलब क्या होता है? खून। इसके बीच जो कार्बन डाइऑक्साइड और गैस का जो विनिमय होता है वो श्वसन के एक ही मौलिक सिद्धांत से होता है, वो श्वसन, उसको विसरण कहते हैं। कैसे? हमने ऑक्सीजन लिया, अब तुम जानते हो ऑक्सीजन क्या होता है? हमारे खून के साथ मिलकर पूरे बॉडी में जाता है। खून के साथ कैसे मिलेगा? खून तो कोशिका ही है ना, एक एक कोशिका से बना है। वो कोशिका क्या करता है? उस गैस के अणु को, जो भी बोलो, उसके मॉलिक्यूल्स को, गैस को अपने कोशिका में लेता है। किस प्रक्रिया से गैस को ले रहा है? तो उस प्रक्रिया को हम विसरण बोलेंगे। चलिए, अच्छी बात है। इसको लिखाएंगे नहीं, रहने देते हैं। तो ध्यान रखना, इसको याद रखना, सब कुछ लिखाना जरूरी नहीं है। जलीय जंतुओं में जल में घुलित ऑक्सीजन सीधे उनके श्वसन अंगों में और श्वसन अंगों में रक्त में विस्तृत हो जाती है। जल वाला जीव मछली है ना, क्या लगता है? मछली जो है, मछली तो पानी के अंदर है। अब हवा से उसको ऑक्सीजन थोड़ी मिलता है। पानी में जो ऑक्सीजन है H2O, ओ मतलब ऑक्सीजन, तो पानी से डायरेक्ट वो ऑक्सीजन ले लेता है। बताओ, ऐसा उसका सिस्टम बना हुआ है, उसका श्वसन अंग ऐसा बना हुआ है। श्वसन अंग उसमें भी है, मछली में भी। गलफरा देखते हो, ऐसे 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 करते रहता है, तो वो श्वसन अंग है। वहां पानी से ऑक्सीजन वो निकाल के ले लेता है अपने में, तो वहां भी ऑक्सीजन उसको मिलता है। तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? विसरण। ठीक, वहां भी, क्योंकि उसके बॉडी में जो ऑक्सीजन जाता है। जिन जंतुओं में रक्त नहीं पाया जाता, जैसे हाइड्रा में, स्टार मार के लिखो, लिखो हाइड्रा हो आके हर सही ड्र संयुक्त आका। हाइड्रा, हाइड्रा जंतु में, हाइड्रा जंतु में रक्त नहीं पाया जाता है, रक्त नहीं पाया जाता है। इसलिए इसलिए इसमें ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन उत्तक द्रव्यों, उत्तक द्रव्यों या जीव द्रव्यों के माध्यम से विसरित होती है। उत्तक द्रव्यों या जीव द्रव्यों के माध्यम से विसरित होती है। स्टार एक और मारो, लिखो तिलचट्टे एवं अन्य कीटों में, तिलचट्टे एवं अन्य कीटों में रक्त रक्त तिलचट्टे एवं अन्य कीटों में रक्त ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करता है। ध्यान देना, तिलचट्टे एवं अन्य कीटों में रक्त ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करता है।
क्यों नहीं करता जानते हो? देखो तिलचट्टा हो गया और जो कीट है ना उसमें खून तो होता है लेकिन उसका खून लाल नहीं होता है। उसका खून, लो वीडियो तो बहुत लंबा बन गया, देखते हैं, लाल नहीं होता है, समझा? तो जो लाल नहीं होता है तो उसका खून मतलब उसका रक्त वैसा नहीं, उजला, उसका खून का कलर अलग होता है। उसमें याद रखना कीट और तिलचट्टा में जो है ऑक्सीजन वो ग्रहण नहीं करता है, ठीक? तो उसमें मतलब कि उसका जो ऑक्सीजन है वो खून रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण नहीं होता है, ठीक? रक्त में ऑक्सीजन का ग्रहण नहीं होता है। इसमें विस्तृत ऑक्सीजन सीधे उत्तक द्रव्य में पहुंचती है, मतलब उसमें जो है ना उन सब में ऑक्सीजन डायरेक्ट उत्तक में पहुंचता है, ठीक? स्टार और लिखो, तिलचट्टे के रक्त को, एक और स्टार लिखो, तिलचट्टे के रक्त को हीमो हीमोलिम्फ हीमोलिम्फ कहते हैं, जो कि रंगहीन तरल पदार्थ होता है। हीमोलिम्फ कहते हैं जो कि रंगहीन तरल पदार्थ होता है, रंगहीन तरल पदार्थ होता है। और यही अन्य कीटों में भी होता है, और यही अन्य कीटों में भी होता है। कीट में आता है, छोटा मोटा उड़ने वाला चीज जो है कीट कहते हैं उसको, और यही अन्य कीटों में भी होता है। एक इंपॉर्टेंट स्टार मारो, डबल स्टार करके लिखना, लिखो उच्च श्रेणी के जंतुओं, उच्च श्रेणी के जंतुओं जैसे मनुष्य जानवर, जैसे मनुष्य जानवर में ऑक्सीजन उनके श्वसन अंगों, उनके श्वसन अंगों, ब्रैकेट में लिख लेना, बड़ी अनुसार फेफड़ों, उनके श्वसन अंगों फेफड़ों से रक्त में विसरित हो जाती है, मतलब मिल जाती है, लिखना विसरित हो जाती है इसलिए लिखते हैं क्योंकि विसरण प्रक्रिया द्वारा मिलता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं मिल जाती है, विसरित हो जाती है, या लिखो मिल जाती है। एक और स्टार लास्ट लिखो, फेफड़ों की दीवारों में पतली पतली रक्त कोशिकाएं होती हैं, फेफड़ों की दीवारों में पतली पतली रक्त कोशिकाएं होती हैं, पतली पतली रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिससे फेफड़ों के ऑक्सीजन, जिससे फेफड़ों के ऑक्सीजन सीधे रक्त में चली जाती है, फेफड़ों के ऑक्सीजन सीधे रक्त में चली जाती है, और रक्त की कार्बन डाइऑक्साइड, और रक्त की कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में आ जाती है, और रक्त की कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में आ जाती है। चलिए बस आज के लिए इतना ही, इसको रहने दो।